इतिहास एक अजीब चीज है, वो हमेशा उन्हीं लोगों का नाम याद रखती है जो या तो पूरी दुनिया पर हुकूमत कर ले या फिर पूरी तरह से हार जाए। लेकिन इन दोनों के बीच कुछ ऐसे भी शासक आए हैं जिन्होंने उखाड़ तो बहुत कुछ है, जिनके द्वारा किए गए काम का इम्पैक्ट हमें आज भी नजर आता है, लेकिन कहीं न कहीं उनका नाम इतिहास के पन्नों में गुमसा हो गया है। ऐसे लोग जिन्हें दुनिया भूल गई, लेकिन उनकी ताकत ने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया था। आज हम उन्हीं 5 योद्धाओं की दास्तान सुनेंगे जो अगर ना होते तो आज दुनिया का नक्शा कुछ और होता। आपको पता है, इस लिस्ट में तो एक ऐसा भी नाम है जिसने भारत को मिसाइल रॉकेट्स बना कर दिए, जिसने अंग्रेजी हुकूमत को जीते जी भारत पर राज करने नहीं दिया था, जिन्हें भारत के सबसे पहले फ्रीडम फाइटर्स में से एक माना जाता है। और एक ऐसा भी नाम है जिसने पूरे स्पेन को 800 सालों तक इस्लाम के झंडे के नीचे ला दिया था। तो दिल थाम के बैठिए और इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आप 5 ऐसे गुमनाम योद्धाओं के बारे में जानोगे जिसके बारे में आपने सुना तो जरूर होगा, लेकिन आपको याद नहीं होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो की शुरुआत हम करेंगे नंबर 5 से। नंबर 5 में नाम आता है इमाम शामिल का। किसी भी मुल्क की आजादी की जंग हमेशा खून और कुर्बानी मांगती है, और 19वीं सदी में नॉर्थ कैकोसस के पहाड़ों में एक ऐसी ही दास्तान लिखी जा रही थी। कहानी शुरू होती है 1797 में दागिस्तान के छोटे से घमरी गांव में। एक छोटा लड़का जिसका नाम था शामिल, वो शुरू से ही बहुत तेज और मजबूत था। उसने दिन रात इस्लाम और शरिया की गहरी तालीम ली। उसका मकसद था खिदमत करना, लेकिन उसके किस्मत में तो जंगो जदल लिखा था। जब रशियन एम्पायर की सेना ने कॉकेसस के इलाकों पर कब्जा करना शुरू किया तो वहाँ के पहाड़ी लोगों की आजादी खतरे में पड़ गई थी। उनका कोई बड़ा लीडर नहीं था। तब इनकी आजादी के लिए उसी कस्बे से एक लड़का उठा, नाम था इमाम शामिल। असल में वो एक स्कॉलर थे, लेकिन अपने लोगों पे हो रहे जुल्म को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, जिसे रोकने के लिए इमाम शामिल ने अपने उस्तादों और पहले 2 इमाम्स के साथ मिलकर इस बड़े दुश्मन के खिलाफ लड़ाई शुरू की। पहली लड़ाई भारी पड़ी। 1834 में जब तीसरे इमाम हमजद बेग शहीद हुए तो सबकी निगाहें एक ही शख्स पर थी, शामिल पर। 37 साल की उम्र में शामिल को कॉकेसन इमामत का तीसरा और आखिरी इमाम चुना गया। वो इमाम भी बने और लीडर भी। शामिल सिर्फ एक सिपाही नहीं थे, वो एक विजनरी लीडर थे। उन्होंने देखा कि ट्राइब्स आपस में लड़ती रहती थी और इसी वजह से वो दुश्मन से हार रहे थे। उन्होंने दागिस्तान और चंचिया की 40 से ज्यादा अलग अलग कबीलों को एक झंडे के नीचे लाया, शरिया और इस्लाम के झंडे के नीचे। उन्होंने अपनी एक ऑर्गेनाइज स्टेट बनाई जिसमें खास टैक्स सिस्टम, अदालती निजाम और एक मजबूत सेना थी। ये कोई कबीलों की भीड़ नहीं थी, ये एक सरकार थी जो पहाड़ों में चलती थी। रशियन सेना गिनती में बहुत ज्यादा थी और उनके पास बड़े बड़े तोप और बंदूकें थी। इमाम शामिल ने जाना कि वो सामने से नहीं जीत सकती, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने गोरिल्ला वारफेयर यानी छापा मार युद्ध का इस्तेमाल किया। वो अचानक निकलते, दुश्मनों को भारी नुकसान पहुंचाते और फिर पहाड़ों के बीच गायब हो जाते। उनकी सेना छोटी थी लेकिन तेज, खुददार और जोशीली थी। 25 सालों तक इस लायन ऑफ दागिस्तान ने यूरोप की सबसे बड़ी सेना में से एक को रोके रखा था। वो सिर्फ 1200 आदमियों के साथ अखुल्को के किले में रशियन जनरल की लाखों की फौज का सामना करते रहे। ये थे उनकी बहादुरी। उन्होंने सालों तक एक बहुत बड़ी और शक्तिशाली एम्पायर के सामने हार नहीं मानी और अपने लोगों की आजादी के लिए लड़ते रहे। लेकिन सालों की लड़ाई ने लोगों को थका दिया था। बहुत से लोग शहीद हो चुके थे। 1859 में जब रशियन सेना ने उन्हें मोंटगनी पर घेर लिया तो शामिल ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। अगर वो आखिरी दम तक लड़ते रहे तो हजारों और बेकसूर लोगों का खून बहता रहेगा। अपने लोगों की जान बचाने के लिए शामिल ने सरेंडर कर दिया। ये हार नहीं थी, ये एक लीडर का अपने लोगों के लिए आखिरी कुर्बानी का फैसला था। शामिल को इज्जत के साथ रशियन शहर कलुका भेज दिया गया। 1870 में उन्हें हज करने की इजाजत मिली। उन्होंने अपने आखिरी सांसें इस्लाम के सबसे पाक शहर मदीना में ली। इमाम शामिल आज भी हिम्मत, आजादी और ईमान के सबसे बड़े सिंबल्स में से एक है। उनकी कहानी बताती है कि जोश और सच्चा नेता एक छोटी सी सेना को भी एक बड़े दुश्मन के सामने खड़ा कर सकता है। गुमनाम योद्धाओं की इस लिस्ट में चौथा नाम आता है नूरुद्दीन जंगी का। 12वीं सदी का मिडिल ईस्ट हर तरफ खून, खौफ और टकरार है। क्रूसेडर्स ने यरूशलेम और कई बड़े शहरों पर कब्जा कर रखा है। मुस्लिम दुनिया बिखरी पड़ी है। इसी हालत में एक आवाज उठती है। कहानी शुरू होती है इमामुद्दीन जंगी से, जो उस वक्त के एक ताकतवर मुस्लिम रूलर थे। जब 1146 सीई में उनका कत्ल हुआ तो उनके बेटे नूरुद्दीन को सिर्फ अलेप्पो का छोटा सा इलाका विरासत में मिला। वो सिर्फ 29 साल के थे। लोग सोचते थे कि वो हार जाएंगे, लेकिन नूरुद्दीन की आंखों में साफ मकसद था मुस्लिम दुखों को खत्म करना और आजादी की जंग लड़ना। उस वक्त मिडिल ईस्ट में, खास करके जेरूसलम में, क्रूसेडर्स ने आतंक मचा दिया था। उन्होंने मुसलमानों से जेरूसलम छीन लिया था। कत्लेआम शुरू हो गया था, जिसे रोकने के लिए नूरुद्दीन जंगी अकेले खड़े हुए थे। लेकिन जब उन्होंने ये जाना कि वो अकेले क्रूसेडर्स को नहीं हरा सकते तो उन्होंने यूनिटी को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। उस वक्त मुस्लिम दुनिया बिखरी हुई थी। अलग अलग सल्तनत, अलग अलग कबीले, सब एकजुट करना जरूरी था। नूरुद्दीन जंगी का सबसे पहला निशाना था दमश्क। ये शहर मुस्लिम था, लेकिन उसके रूलर अक्सर क्रूसेडर्स से दोस्ती कर लेते थे। कई सालों की कोशिश के बाद 1154 में नूरुद्दीन जंगी ने शांति से दमश्क को अपने साथ मिला लिया था। 2 अलग अलग टुकड़े, अलेप्पो और दमश्क, आपस में जुड़ गए। पहली बार सीरिया एक छत के नीचे आया और इस यूनिटी का मकसद था जिहाद। नूरुद्दीन ने सिर्फ डिफेंस नहीं किया, उन्होंने हमला भी शुरू किया। 1149 में बैटल ऑफ इनाब हुआ। ये एक फैसले वाली लड़ाई थी।
नूरुद्दीन ने एंटिओच के प्रिंस रेमोंड को उसकी सेना समेत बुरी तरह हरा दिया था। इस जीत ने मुस्लिम सेना में एक नया जोश और यकीन भर दिया था कि क्रूसेडर्स को हराया जा सकता है। जब यूरोप से बड़ी क्रूसेडर आर्मी आई तो वह नूरुद्दीन जंगी ही थे जिन्होंने उन्हें हार मानने पर मजबूर किया था। नूरुद्दीन की लड़ाई की स्ट्रेटेजी थी गला घोटना। उन्होंने क्रूसेडर्स को हर तरफ से घेरना चाहा। नूरुद्दीन का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था इजिप्ट पर कब्जा। इजिप्ट में उस वक्त फातिमिद खिलाफत था जो बहुत कमजोर हो चुका था। नूरुद्दीन ने अपने सबसे भरोसेमंद जनरल शिरकुह को 3 बार इजिप्ट भेजा। शिरकुह के साथ उसका भतीजा भी था जिसका नाम था सलाहुद्दीन अय्यूबी। शिरकुह वहाँ वजीर बना, लेकिन उसकी मौत के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी वहाँ के वजीर बने। देखते ही देखते इजिप्ट भी नूरुद्दीन के हाथों में आ गया। अब ध्यान दे, क्रूसेडर के पास अब कोई निकलने का रास्ता नहीं था। वो सीरिया और इजिप्ट के बीच सैंडविच की तरफ फंस चुके थे। नूरुद्दीन की महानता सिर्फ उनके जीतने में नहीं थी बल्कि उनके इंसाफ में थी। लोग उन्हें अल मलिक अल अदील कहते थे। वो आम जिंदगी जीते थे और सरकारी खजाना कभी भी अपने शौक पर खर्च नहीं करते थे। हजारों मदरसे और स्कूल्स उन्होंने बनवाए। उनका मकसद था कि मुस्लिम उम्मा इल्म और ईमान में मजबूत हो। वो खुद जमीन पर बैठकर आम लोगों की फरियाद सुनते थे। 1174 में नूरुद्दीन जंगी की मौत हो गई। वो जेरूसलम को आजाद नहीं करा पाए, लेकिन उन्होंने वो सच्चा और मजबूत नींव बना दी थी जिस पर खड़े होकर उनके शागिर्द सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 13 साल बाद जेरूसलम को वापस से जीत लिया था। नूरुद्दीन जंगी वो लाइट ऑफ फेथ थे जिन्होंने सलाहुद्दीन के लिए रास्ता रोशन किया। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की। तीसरे नंबर पे नाम आता है तारिक बिन जियाद का। कहानी शुरू होती है 8वीं सदी के नॉर्थ अफ्रीका से। यहाँ एक बर्बर जनरल थे जिनका नाम था तारिक बिन जियाद। हिम्मत और हुनर का धनी, वो उमैया खिलाफत का गवर्नर मूसा इब्न नुसैर के नीचे काम करता था। तारिक ने देखा कि स्पेन का विसेगोथ किंगडम कमजोर हो चुका है। वहाँ के लोग बड़े अत्याचारों से गुजर रहे हैं। उसके दिल में ईमान और फतेह की आग थी। 711 एडी में तारिक ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपने 7000 से 10,000 सिपाहियों को इकट्ठा किया और उन छोटे जहाजों में सवार हो गया। रास्ता मुश्किल था, समुद्र तेज था, लेकिन वो अपने मंजिल पर पहुंच चुके थे। एक बहुत बड़ा चट्टान जो अफ्रीका से स्पेन की तरफ देख रही थी। आज हम इस जगह को जिब्राल्टर के नाम से जानते हैं। जब तारिक स्पेन की जमीन पर उतरा तो उसने एक ऐसा काम किया जो सदियों तक हिम्मत का सिंबल बना रहा। उसने हुक्म दिया, इन जहाजों को आग लगा दो। सिपाही हैरान थे, वापस जाने का रास्ता बंद था। तारिक अपनी सेना के सामने खड़े हुए और उसकी आवाज चट्टान के पहाड़ों में गूंज उठी। ए लोगो, हमारे सामने दुश्मन है और पीछे समुंदर। अब हमारे लिए पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। अगर हम जीते तो ये मुल्क हमारा होगा, अगर हम हारे तो हमारी कब्र यहीं बनेगी। अब सिर्फ 2 ही रास्ते थे, फतेह या शहादत। स्पेन का राजा किंग रोडरिक अपनी 1 लाख से ज्यादा सिपाहियों की बड़ी सेना लेकर तारिक की छोटी सी सेना से टकराने आया। दोनों ही आर्मी गॉडलेट की नदी के पास आमने सामने आई। लड़ाई भयानक थी, लेकिन तारिक की फौज में जीतने का जुनून था। वही जुनून जो तब आता है जब आप जानते हैं कि आपके पास खोने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तारिक बिन जियाद ने अपने तेज दिमाग से किंग रोडरिक की सेना के बीच से निकलने का रास्ता ढूंढा और इस जंग में किंग रोडरिक मारा गया और विसिगोथ एम्पायर ढेर हो गई। इस जीत के बाद तारिक तेजी से आगे बढ़ा। उसने अपनी सेना को अलग अलग टुकड़ों में बांटा। कुछ ही महीनों में टोलेडो और कोर्डोबा जैसे बड़े बड़े शहर बिना किसी रुकावट के फतेह हो गए। तारिक बिन जियाद की तेजी और हिम्मत ने यूरोप के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने अल अंदलुस की शुरुआत की, वो सुनहरे दौर जहाँ मुस्लिम, यहूदी और ईसाई मिलकर रहते थे और साइंस, फिलोसफी और आर्ट में यूरोप को आगे बढ़ाते थे। तारिक बिन जियाद ने अपने जुनून और हिम्मत से एक नई दुनिया बना दी थी और इस वजह से उनका नाम सिर्फ एक जनरल का नहीं बल्कि हिम्मत और फतेह का एक महान प्रतीक है। दूसरे नंबर पर नाम आता है अल्परसलान का। 11वीं सदी का मिडिल ईस्ट, बगदाद में खिलाफत कमजोर हो चुका है, लेकिन ईस्ट से एक नया सूरज उभर रहा है, सेल्जुक तुर्क। इनके सुल्तान थे अल्परसलान, जिनके नाम का मतलब ही था बहादुर शेर। सुल्तान अल्परसलान ने जब तक संभाला तो उनके सामने 2 बड़े दुश्मन थे, एक बिखरा हुआ सेल्जुक एम्पायर और दूसरा बिजंताइन एम्पायर जो सदियों से एशिया माइनर पर राज करता था। अल्परसलान ने सबसे पहले अपने अंदर के दुश्मनों को हराया। उनके वजीर निजामुल मुल्क, जो इतिहास के सबसे महान वजीरों में से एक थे, उन्होंने एम्पायर को मजबूत निजाम दिया। इधर सुल्तान ने ईरान से सीरिया तक धरती को एक झंडे के नीचे ला दिया था। 1064 में उन्होंने अर्मेनिया पर हमला किया और एनी जैसे बड़े शहर को फतेह किया। लेकिन इस बात से बाजेंतीनी शासक रोमनस IV डायोजनस बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया। रोमनस ने फैसला किया कि वो इन तुर्कों को हमेशा के लिए एशिया से निकाल देगा। उसने 1071 में 1 लाख से ज्यादा सिपाहियों की एक विशाल सेना इकट्ठा की। रोमनस की फौज आगे बढ़ी। सुल्तान अल्परसलान उस वक्त कहीं और थे, लेकिन उन्होंने जल्दी एक खबर सुनी। उनके पास सिर्फ 40,000 सिपाही थे, दुश्मन की सेना का 1/4। अभी लड़ाई शुरू नहीं हुई, लेकिन सुल्तान ने सबसे बड़ा दांव खेला। सुल्तान ने अपने घोड़े की पूंछ बांधी और उन्होंने सफेद कपड़ा पहना, जिसे कफन माना जाता है। लड़ाई से पहले उन्होंने अपनी फौज को इकट्ठा किया और जुमे की नमाज पढ़ी। फिर उन्होंने एक स्पीच दिया जो जोश से भरा था। उन्होंने स्पीच में कहा, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। अगर मैं जिंदा रहा तो फतेह हमारी, अगर मैं शहीद हो गया तो ये मेरे लिए जन्नत का रास्ता होगा। जो मेरे साथ खुदा के नाम पर मरना चाहता है वो आगे बढ़े। सिपाहियों में ऐसा जोश भरा कि वो मरने के लिए तैयार हो गए। मंजीकट के मैदान में लड़ाई शुरू हुई। रोमनस की सेना धीमी और भारी थी। अल्परसलान की घुड़सवार की सेना बिजली की तरह तेज थी। सेल्जुक सेना ने हिट एंड रन और फेक रिट्रीट यानी कि जंग मैदान में उन्होंने झूठा पीछे हटने का नाटक किया। बाजेंतीनी सेना आगे बढ़ी और सेल्जुक सेना की जाल में फंस गई। शाम होने तक सेल्जुक आर्मी ने बाजेंतीनी एम्पायर को चारों तरफ से घेर लिया और तबाह कर दिया। बेजेंटाइन एम्पायर रोमनस IV को जिंदा कैद कर लिया गया। जब रोमनस को सुल्तान के सामने लाया गया तो सुल्तान ने वो काम किया जो उस दौर में कोई नहीं करता था। सुल्तान रोमनस के साथ इज्जत से पेश आए। उन्होंने उन्हें रिहा कर दिया, सिर्फ एक वादा और एक छोटी सी रिश्वत लेकर।
अल्परसलान की ये जीत सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, इसने एशिया माइनर यानी अनातोलिया के दरवाजे तुर्कों के लिए हमेशा के लिए खोल दिए थे। ये वो जमीन थी जो अगले 100 सालों में पूरी तरह से तुर्कों और मुसलमानों को होने वाला था और जहाँ से आगे चलकर ओटोमन एम्पायर का जन्म हुआ। अल्परसलान ने सिर्फ 9 साल राज किया, लेकिन उनकी मंजीकट की जंग ने दुनिया का नक्शा बदल दिया। इस लिस्ट में पहला नाम आता है टीपू सुल्तान का। 8वीं सदी का साउथ इंडिया, जब हिंदुस्तान के ज्यादातर बड़े राजा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत के सामने झुक चुके थे, तब एक रियासत थी जो शेर की तरह गरजती थी, मैसूर, और इस गरज का नाम था टीपू सुल्तान। कहानी शुरू होती है 1750 में। टीपू सुल्तान अपने फादर हैदर अली के बेटे थे, जिन्होंने मैसूर को एक छोटे से स्टेट से एक मिलिट्री सुपर पावर बना दिया था। टीपू को बचपन से ही जंग, साइंस और इस्लाम की तालीम मिली। 1782 में जब उनके फादर की डेथ हुई तो टीपू सुल्तान ने सिर्फ 32 साल की उम्र में गद्दी संभाली। उनका सबसे बड़ा मकसद एक ही था, अंग्रेजों को अपने मुल्क से बाहर निकालना। उनका नारा था, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। टीपू सिर्फ तलवार चलाने में माहिर नहीं थे, वो एक साइंटिस्ट और विजनरी थे। उनका सबसे बड़ा हथियार था टेक्नोलॉजी। उन्होंने अपने फादर के शुरू किए हुए रॉकेट्स को नया रूप दिया। ये दुनिया के पहले आयरन केस्ड रॉकेट्स थे। अब सोचो, ब्रिटिश आर्मी आगे बढ़ रही है और अचानक आसमान से आग के गोले आते हैं, जमीन पर गिरकर एक्सप्लोड होते हैं। ये था टीपू सुल्तान का रॉकेट अटैक। उन्होंने अपनी आर्मी को यूरोपियन स्टाइल में ट्रेनिंग दी और एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और करेंसी शुरू की। वो अपने वक्त से सदियों आगे थे। टीपू सुल्तान की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी एंग्लो मैसूर वॉर्स में उनकी बेजोड़ बहादुरी। 1780 में बैटल ऑफ पोलिलूर हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान की आर्मी ने ब्रिटिश जनरल को ऐसे हराया कि ब्रिटिश हिस्ट्री में ये एक शर्मनाक हार बन गई। उन्होंने हजारों सिपाहियों को कैद किया, जिसमें बड़े ऑफिसर्स भी थे। दिल्ली के मुगल शासक कमजोर हो चुके थे, मराठा और निजाम अक्सर ब्रिटिश से मिल जाते थे, लेकिन टीपू अकेले 2 सालों तक ब्रिटेन से लड़ते रहे। लेकिन अकेला शेर कितने बड़े जंगलों को संभाले। 1799 तक ब्रिटिश ने मराठा और निजाम को अपने साथ मिला लिया। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में ब्रिटिश फोर्स ने टीपू के कैपिटल श्रीरंगपटना को घेर लिया। टीपू को आखिरी बार सरेंडर करने का मौका दिया गया, लेकिन शेर ने झुकना मंजूर नहीं किया। उनका जवाब था अपनी तलवार। किले की दीवारों पर घमासान युद्ध हुआ। 4 मई 1799 को लड़ते लड़ते टीपू सुल्तान श्रीरंगपटना के दरवाजे पर शहीद हो गए। जब ब्रिटिश जनरल टीपू सुल्तान के लाश के पास पहुंचे तो उनकी जुबान से ये अल्फाज निकले, आज से हिंदुस्तान हमारा है। यानी कि जब तक टीपू सुल्तान जिंदा थे तो अंग्रेजों की हिम्मत नहीं थी कि वो इंडिया पर हुकूमत कर सके, लेकिन कुछ गद्दारों की वजह से भारत में अंग्रेजी हुकूमत आई थी। टीपू सुल्तान की मौत सिर्फ एक राजा की मौत नहीं थी, ये भारत की आजादी के आखिरी बड़े किले का गिरना था। इसी वजह से उन्हें मॉडर्न इंडिया का सबसे बड़े फ्रीडम फाइटर्स में से एक माना जाता है। एक शेर जिसने आखिरी दम तक गुलामी मंजूर नहीं की। तो दोस्तों, ये थे वो 5 ऐसे योद्धा जिनकी ताकत ने, हौसले ने दुनिया को बदलने का दम रखा। लेकिन अफसोस कि आज ज्यादातर लोगों को इनके बारे में पता ही नहीं। आप मुझे कमेंट करके बताएं ऐसे और कौन कौन से योद्धा हैं जिनका नाम होना जरूरी था। मैं उनके बारे में अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को इनकी कहानी के बारे में पता चले। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।